हमारे चैनल पर आप सबको खुशामदीद। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि तमाम नए आने वाली वीडियोस को टाइमली देखें। हम इंसान बड़े ही मफाद परस्त साबित होते हैं। जब तक मामला हमारे अपने मफाद का होता है हम तब तक ताल्लुक को बखूबी निभाते रहते हैं, और जैसे ही हमारे मफादात पूरे होते दिखाई देते हैं हम सामने वाले शख्स से यूं किनारा कशी इख्तियार कर लेते हैं गोया हमारी इनसे कभी जान पहचान ही ना रही हो। हकीकत तो ये है कि इंसान अपने रब की इतनी नेमतों के बावजूद उसी रब का शुक्रगुजार नहीं बनता, तो अपने जैसी मखलूक का एहसान कैसे याद रख सकता है। और जिनको इतनी नेमतें मुयस्सर ही ना आई हों वो महरूमी के दुख से अच्छे से वाकिफ होते हैं। मैं जल्दी जल्दी नौकरों से घर की सफाई करवा रहा था, घर का कोना कोना साफ करवा रहा था। आज मेरी खुशी की इंतहा न रही थी। मारे खुशी के मेरे पांव जमीन पर नहीं टिक रहे थे। मेरे अब्बा सालों बाद मुझसे मिलने आने वाले थे। आज इतने सालों बाद मैं अपने अब्बा को गले लगाने वाला था। मेरा दिल तो जाने कब से अपने प्यारे रिश्तों की मोहब्बत के लिए तड़प रहा था। ऐसे में अब्बा की आमद मेरे दिल के मौसम के लिए बहार जैसी थी। वो तुर्की आ रहे थे। मैं तो जब से यहाँ आया था यहाँ का होकर ही रह गया था, इनसे कभी भी मिलने ना जा सका था। पहले नौकरी बहुत अच्छी और सख्त ड्यूटी वाली थी, वहां से छुट्टी मिलना मुश्किल था, और फिर अपना ही कारोबार खत्म हो गया। और जब वो नया कारोबार जम गया तो पलटकर वापस जाना ही मेरा ना हुआ। अम्मा के इंतकाल पर 2-4 हफ्तों के लिए गया था। वही 4 हफ्ते फकत वहां गुजारे, और फिर जब लौट कर आया तो अपने अब्बा से दोबारा मिल ही ना सका। बहुत दफा मैंने अब्बा से कहा था कि वो पाकिस्तान छोड़कर मेरे पास तुर्की आ जाएं। हम यहीं रहेंगे, एक साथ कारोबार सेट हो गया है, किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। मैं यहाँ एक पाकिस्तानी लड़की से शादी भी कर चुका था। उनकी बहू भी इनकी खिदमत करने को तैयार थी, बल्कि वो खुद अब्बा को इनके यहाँ लाने का कह रही थी। लेकिन अब्बा हमेशा इनकार कर दिया करते थे, क्योंकि अब्बा को पाकिस्तान बहुत अजीज था। वो अपने आबाई वतन को छोड़ना नहीं चाहते थे। अपने वतन को छोड़कर परदेश जाकर रहना उनके लिए काबिल कबूल ना था, और इसीलिए वो तुर्की नहीं आना चाहते थे। और इसीलिए ही इतने अरसे से हम दोनों के दरमियान कुछ तनाव जैसा मामला चल रहा था। मैंने भी इनसे इस बात पर इसरार करना बंद कर दिया था, लेकिन पिछले महीने से अचानक अब्बा का फोन आया और वो कहने लगे, सारम बेटा मुझे अपने पास बुला लो, मैं वहां तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनना था कि मैं खुशी हो गया। अलबत्ता अब्बा की आवाज से मुझे कुछ रंज सा महसूस हुआ था, और उनकी आवाज में लड़खड़ाहट वाज़ेह महसूस हुई थी। मैंने अब्बा से पूछा कि सब खैरियत है। अब्बा कहने लगे, हाँ सब ठीक है, बस मैं अब तुम्हारे पास आना चाहता हूँ, वहीं बुलवा लो बस मुझे। अब्बा का एकदम तुर्की आने के लिए राजी होना मेरे लिए हैरान कुन भी था और खुशी का बायस भी। और मुझे लग रहा था कि वो कोई ना कोई बात जरूर है जो अब्बा यूं अचानक यहाँ आने पर रजामंद हो गए हैं। लेकिन मैं अब्बा से ज्यादा को रेत कर सवाल नहीं करना चाहता था कि कहीं ऐसा ना लगता हो उन्हें कि मैं इन्हें बुलवाना नहीं चाहता। मेरे लिए तो यही काफी था कि यहाँ तुर्की आ रहे हैं। मैंने फौरन ही सारे कागजात तैयार करवाए और अब्बा के पास भेज दिए। आज शाम 4 बजे की अब्बा की फ्लाइट थी, और मैं बहुत ही ज्यादा गिन गिन कर एक एक लम्हा गुजार रहा था। मेरी बीवी भी बहुत खुश थी। उसे अब्बा के यहाँ आने की खुशी मुझसे भी ज्यादा थी। वो भी पाकिस्तानी थी, इसीलिए रिश्तों को बहुत अहमियत देती थी, रिश्तों की कदर पहचानती थी। मैं मुकर्ररा वक्त पर अब्बा को लेने के लिए एयरपोर्ट पहुंचा। अब्बा लाउंज से निकलकर मेरी तरफ आए तो मेरी आंखों में आंसू आने लगे। इतने सालों बाद अपने अब्बा को देखकर मेरी आंखें ठंडी होकर अश्कबार हो चुकी थी। लेकिन इसके बाद जो कुछ हुआ मैं घबरा गया, क्योंकि अब्बा मेरे गले लगकर फूट फूट कर रोने लगे। अब्बा का इस तरह रोना मेरा दिल दहला रहा था। जिंदगी में पहली मर्तबा उनको इस कदर आंसू बहाते देख रहा था मैं। मैंने अब्बा से पूछा, सब ठीक तो है ना? अब्बा वो बस में धीरे से कहने लगे, हाँ पुत्र सब ठीक है, अब मैं यहीं रहूंगा तेरे पास। मैंने फौरन अब्बा का हाथ चूमा और उन्हें गाड़ी में बिठाकर घर ले आया। मेरी बीवी नैना भी अब्बा से मिलकर बहुत खुश हुई। उसने अब्बा को बहुत इज्जत दी, बहुत एहतराम से उन्हें बिठाया और उन्हें उनका कमरा दिखा दिया। फ्रेश होने गए वो तो मैंने नैना को बताया कि अब्बा एयरपोर्ट पर जिस तरह मेरे गले लगकर रो रहे थे, मुझे लग रहा है कोई ना कोई बात जरूर है। अब्बा का इस तरह रोना मुझे परेशान कर दिया है। नैना मुझे कहने लगी, हो सकता है इतने अरसे बाद आपको देखा है इसलिए जज्बाती हो गए हों, और फिर अम्मा के जाने के बाद से तो वैसे ही तनहा रह गए हैं। उसकी बात भी काफी हद तक ठीक थी, लेकिन अब्बा का रोना कुछ मुख्तलिफ किस्म का था। मैंने सारी जिंदगी कभी अपने अब्बा को रोते हुए नहीं देखा था। ये रोना किसी भी गैर मामूली वजह से ही था। अब्बा फ्रेश होकर आए और फिर काफी देर हम एक साथ बैठकर बातचीत करते रहे। मैं ही अपने अब्बा को यहाँ लाने कारोबार में बता रहा था। वो तो बस खामोशी से सुन ही रहे थे, खुद से कुछ भी नहीं कह रहे थे, और यही बात मुझे ज्यादा अजीब लगी। वो कभी इतने खामोश नहीं रहे थे। रात का खाना खाकर अब्बा जल्द ही सोच चले गए। अगली सुबह मैं दफ्तर जाने के लिए निकलने लगा तो अब्बा नाश्ते की टेबल पर बैठे थे। उनकी आंखें बता रही थी कि वो कुछ कहना चाहते हैं, लेकिन कह नहीं पा रहे हैं। शायद जब का शिकार है। इस बात को महसूस करते ही मैंने अब्बा से कहा कि क्या बात है अब्बा, जो भी बात है आप मुझे आराम से बता दें।
किसी चीज़ की ज़रूरत है क्या? अब्बा कहने लगे, कबीर बेटा, अगर तुम बुरा ना मानो तो मुझे भी अपने साथ दफ्तर ले चलो। मैं सारा दिन घर पर क्या करूँगा? बाहर निकलूँगा तो इस शहर को भी देख लूँगा। मेरी बोरियत भी खत्म हो जाएगी। आज मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग थी, लेकिन अब्बा को मैं इनकार नहीं करना चाहता था। वो कल ही यहाँ आए थे और पहली दफ़ा मुझसे कोई बात कही। मैंने सोचा कि अब्बा को अपने साथ ले चलता हूँ। मेरी सेक्रेटरी अब्बा का ध्यान रख लेगी और मैं मीटिंग्स अटेंड कर लूँगा। फिर लंच पर मैं और अब्बा एक ही साथ होंगे। यही सोचकर मैंने कहा कि ठीक है अब्बा, आप मेरे साथ चलें। नैना ने सवालिया नज़रों से मुझे देखा कि अब्बा को दफ्तर ले जाकर मैं क्या करूँगा। मैंने उसे नज़रों में ही समझा दिया कि कोई मसले वाली बात नहीं है। मैं मैनेज कर लूँगा। कुछ ही देर बाद मैं और अब्बा दफ्तर पहुँच गए। अब्बा तो हर एक चीज़ को बड़ी हैरत से देख रहे थे। मेरे अब्बा दरअसल बड़े ही देसी किस्म के इंसान थे। सारी ज़िंदगी अपने शहर से बाहर ना निकले थे। घर के अलावा अब्बा को कहीं कोई सुकून नहीं आता था और अब एकदम ही शहर नहीं बल्कि मुल्क ही तब्दील हो गया था। इसलिए तो हर चीज़ ही नई और निराली थी उनके लिए। ऑफिस में मैंने हर किसी से अब्बा का तारुफ करवाया। जिस किसी को भी पता चला कि मेरे अब्बा पाकिस्तान से आए हैं, वो खुशी-खुशी अब्बा से मिलने के लिए चला आता। बहुत ही कम लोग उर्दू ज़ुबान जानते थे, ज़्यादातर लोग तुर्की ही थे। इसलिए मैं ही अब्बा को तर्जुमा करके बता रहा था। वो सब अब्बा से मिलकर किस तरह खुश हो रहे हैं और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हैं। मैंने अब्बा को अपने कमरे में बिठाया और सेक्रेटरी से कहा कि वो फातिमा गुल को बुलाकर लाए। दरअसल फातिमा गुल मेरे दफ्तर में काम करने वाली एक तुर्क लड़की थी, जिसकी उर्दू काफ़ी अच्छी थी। मैंने सोचा था कि अब्बा को फातिमा गुल के साथ छोड़ दूंगा, क्योंकि वो मेरी सेक्रेटरी को तो उर्दू आती ही नहीं थी और ये बात मैं पहले नहीं सोची थी। अब जाकर मुझे ये ख्याल आया था। 24 साला फातिमा गुल मेरे कमरे में आई तो मैंने अपने अब्बा का उससे तारुफ करवाया। वो बहुत खुश इखलाकी से अब्बा से मिली। मैंने फातिमा गुल से कहा कि जब तक मैं मीटिंग्स अटेंड कर रहा हूँ, तुम अब्बा का ख्याल रखो और इन्हें यहाँ के बारे में बताओ। क्योंकि ये अलग मुल्क था, इसलिए इसके तौर तरीके, रस्म रिवाज सब कुछ बिल्कुल मुख्तलिफ था। वो यहाँ की किसी रिवायत से वाकिफ नहीं है। फातिमा गुल कहने लगी, बॉस आप फिक्र ना करें, मैं सर का बहुत ख्याल रखूंगी। इन्हें कोई परेशानी नहीं आएगी। अब्बा को फातिमा गुल के पास छोड़कर मैं अपने सेक्रेटरी के साथ मीटिंग्स के लिए निकल गया। मुझे दफ्तर से बाहर भी जाना था, लेकिन अब मुझे अब्बा की फिक्र नहीं थी। दोपहर के करीब जब मैं वापस दफ्तर लौटा तो मेरे कदम दफ्तर के दरवाजे पर ही रुक गए, क्योंकि मेरे अब्बा की हंसी कमरे में गूंज रही थी। अब्बा जब से आए थे बहुत उदास थे। मैं इन्हें पहली दफा हंसते हुए देख रहा था। फातिमा गुल भी खूब खिलखिला रही थी। यकीनन इन दोनों के दरमियान अच्छी दोस्ती हो गई थी, वगरना अब्बा की परेशान सूरत देखकर मुझे भी परेशानी होने लगी थी। पता नहीं क्यों अब्बा इस कदर परेशान थे। अब्बा को हंसता मुस्कुराता देखकर मुझे खुशी का एहसास हुआ था, वरना कहीं ना कहीं मेरे दिल में ये बात थी कि अब्बा को कोई दुख तकलीफ अपने साथ लेकर आ गए हैं, जिसे वो बताने की हिम्मत नहीं कर पा रहे। लंच टाइम हुआ तो नैना का फोन आ गया। कहने लगी, अब अब्बा आए हैं तो लंच हम साथ ही करेंगे। आप अब्बा को लेकर वापस घर आए। दफ्तर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए हम लंच के लिए वापस घर पहुंच गए। अब्बा के चेहरे पर काफी खुशी थी। उनके चेहरे पर खुशी के तासुरात बासानी पड़े जा सकते थे। इस बात को नैना ने भी महसूस किया था। खाने के बाद नैना ने जबरदस्ती अब्बा को कहकर रोक लिया कि अब्बा कुछ वक्त मेरे साथ भी गुजारे, मैं भी आपसे बातें करना चाहती हूँ। नैना की खुशी को देखते हुए अब्बा ने उसके साथ ही बैठना मुनासिब समझा और वापस मैं दफ्तर चला गया। फातिमा गुल ने जब देखा कि अब्बा नहीं आए तो वो कुछ उदास हो गई। कहने लगी, बॉस अपने अब्बा को आप लेकर क्यों नहीं आए हैं? अभी तो मुझे उनसे बहुत सारी बातें करनी थी। आपको इन्हें साथ लेकर आना चाहिए था ना। इसकी बात पर मुझे हंसी आ गई। वो लड़की ऐसी ही शौक और चंचल थी। मेरी भी इससे काफी अच्छी बातचीत थी। मैंने कहा कि गुल, बाकी की बातें पूरी कर लेना कल, क्योंकि तुम्हें ही उर्दू आती है और अब्बा जब भी ऑफिस आएंगे तुम्हें ही उनके पास बैठना होगा। ये सुनकर वो खुश हो गई। गोया मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी बीवी नैना सो चुकी थी, क्योंकि हमेशा की तरह मुझे बहुत देर हो गई थी। अब्बा जाग रहे थे। मुझे देखते ही पूछने लगे, पुत्र खाना खाया है? मैंने इनकार में सर हिलाया तो वो जल्दी बावर्ची खाने में चले गए। ये देखकर मुझे बड़ी शर्मिंदगी हुई। मैंने कहा, अब्बा ये क्या कर रहे हैं? आप बैठे, मैं खाना गर्म करके लाता हूँ। अब्बा कहने लगे, मैं सुबह से बैठा हुआ ही तो था, अब तो बैठकर मुझे खाना खिलाता हूँ। परेशान ना हो जा, बैठ, मैं खाना लगाता हूँ। अब्बा जल्दी से खाना गर्म करके भी ले आए और ये देखकर मुझे बड़ी हैरत हुई, क्योंकि जब तक अम्मा थी अब्बा ने कभी काम को हाथ तक ना लगाया था। अब्बा को तो ये सब आता ही नहीं था, लेकिन आज मैं देखकर लग रहा था जैसे वो काफी अरसे से काम कर रही हूँ और ये सब कुछ करना इनके लिए मामूल की रूटीन हो जैसे। मेरे इस तरह हैरत से देखने पर अब्बा की आंखों ने मुझे बताया कि वो झिलमिला रही हैं, और फिर अब्बा ने मुझे बताया कि वो क्यों मेरे पास तुर्की आए हैं। अब्बा की बात सुनकर मेरा दिल गम से फट गया था। अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अब्बा के यहाँ आने के पीछे ये वजह हो सकती है। मैंने अपनी कुर्सी से उठकर अपने बाप को गले लगा लिया और उनसे कहा कि अब आप यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे। मैं और नैना आपकी खूब खिदमत करेंगे। अब्बा की आंखें भी नम हो गई थी। हम दोनों बाप बेटों ने एक साथ खाना खाया और फिर मैं सोने के लिए अपने कमरे में चला गया। लेकिन मेरे जहन में अब्बा का ही ख्याल चलता रहा। वो कितना मुश्किल वक्त गुजार रहे थे और मैं परदेश में बैठा हर बात से बेखबर था, कभी इनकी खबर ही नहीं ली
कि वो किस हाल में ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। अगले दिन मैं अब्बा को ऑफ़िस लेकर चला गया और फिर अब्बा और फ़ातिमा गुल को एक साथ वक़्त गुज़ारने लगे। मैं मीटिंग से वापस लौटा तो वो दोनों दफ़्तर में नहीं थे। मेरे पूछने पर पता चला कि फ़ातिमा गुल अब्बा को इस्तांबुल घुमाने ले गई है। ये सुनकर मैं हैरान हुआ और खुश भी। मैं भी चाहता था कि अब्बा का यहाँ दिल लग जाए, ताकि वो पाकिस्तान जाने की बात ना करें। मेरी ख्वाहिश थी कि अब्बा हमेशा अब तुर्की में ही रहते, यहाँ से दोबारा पाकिस्तान वापस न जाते। शाम के वक्त अब्बा और फातिमा गुल लौटे थे। अब्बा का चेहरा खुशी से चमक रहा था। वो कहने लगे, तुर्की तो बहुत ही खूबसूरत है, ऐसा लगता है जैसे जन्नत में आ गया हूँ। इतने हसीन नज़ारे मैंने पहले नहीं देखे थे। मैंने हंसकर अब्बा से कहा, पाकिस्तान इससे भी ज्यादा खूबसूरत है अब्बा, लेकिन आप कभी अपने इलाके से बाहर ही कब निकले थे? ये सुनकर अब्बा भी मुस्कुरा दिए। अब्बा की गहरी मुस्कुराहट ने मेरे दिल को बहुत सुकून बख्शा था। दिन ऐसे ही तेजी से गुजरने लगे। अब्बा को 2 महीने हो गए थे आए हुए। ना ही अब्बा ने पाकिस्तान जाने की बात की थी और ना ही वहां से अब्बा की खैर खैरियत के लिए किसी का फोन आया था। अब्बा का भी यहाँ दिल लग गया था। और फिर एक दिन अचानक ही ऐसी बात हुई कि मेरे होश ठिकाने आ गए। मैं रात के वक्त घर लौटा। अब्बा मेरे इंतजार में जाग रहे थे। मुझे देखकर कुछ हिचकिचाए और फिर कहने लगे, बेटा, मैं शादी करना चाहता हूँ। ये बात कुछ ज्यादा अजीब नहीं थी, इसीलिए मैंने कहा कि अब्बा, इसमें कोई बुराई नहीं है, आप शादी करें तो कोई आर नहीं है इसमें। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि अब्बा ने फातिमा गुल का नाम लिया था। ये सुनकर मैं पूरी तरह उछल पड़ा था। मुझे लगा शायद अब्बा मजाक कर रहे हैं, लेकिन अब्बा कहने लगे कि 2-4 दिन पहले फातिमा गुल ने खुद उनसे शादी के मुतालिक बात की, इसलिए वो इसके मुतालिक सोच रहे हैं। अब्बा ने सोचने का वक्त लिया था और अब उन्होंने फैसला किया है कि वो फातिमा गुल से शादी कर लेंगे। मेरे अब्बा 60 साल के हो चुके थे और फातिमा गुल महज 24 साल की थी। ये रिश्ता ना सिर्फ बेजोड़ था, बल्कि मेरे लिए तो कुछ ज्यादा ही अजीब था, क्योंकि फातिमा गुल तुर्की की थी और अब्बा पाकिस्तानी थे। उम्र भी ज्यादा थी। इन दोनों के रिश्ते में कोई बात ऐसी नजर नहीं आई थी मुझे जिससे इत्मीनान होता कि ये दोनों काफी बाकी जिंदगी एक साथ गुजार सकते हैं। दोनों को मिले 2 महीने भी नहीं गुजरे थे और जिंदगी का इतना बड़ा फैसला ले लिया था। और फिर फातिमा गुल इतनी खूबसूरत थी, जवान थी, उस लड़कों की क्या कमी थी, वो जो मेरे 60 साल अब्बा से शादी करने की ख्वाहिश रखती थी। ये सब कुछ एक अजीब था और हैरान कुन बात भी। मैं बेयकीनी से अब्बा को देख रहा था। वो शर्मिंदा होकर नजरें झुका के कहने लगे, बेटा, इसने खुद शादी की बात की है। वो कह रही है कि वो मुझसे से किसी उम्र वाले इंसान से शादी करना चाहती है। उसे इन जवान लड़कों में दिलचस्पी नहीं है। पहले तो मुझे भी इसकी बात अजीब लगी थी, लेकिन मुझे उसके साथ खुशी मिलती है। वो अच्छी लड़की है। जितना वक्त उसके साथ रहा, बहुत अच्छा वक्त गुजरा। इसलिए मैं भी चाहता हूँ कि शादी कर लूँ। मैं पूरी तरह खामोश हो गया था और फिर काफी देर बाद जब मुझे अब्बा की बात समझ आई, तो मैंने कहा, अब्बा, बहुत हो गई है रात, हम सुबह इस हवाले से बात करेंगे। ये सुनकर अब्बा अपने कमरे में चले गए और मैं कमरे में आया तो नैना जाग रही थी। मेरे चेहरे पर उड़ी हुई हवाइयां देखकर कहने लगी, आपको क्या हो गया है? ऐसे क्यों मुंह बनाया हुआ है? पहले मैंने सोचा कि बात नैना को ना बताऊं, लेकिन वो मेरी बीवी थी। मेरी हर मुश्किल में मेरा साथ दिया था उसने, और ये भी एक तरह से मेरे लिए मुश्किल वक्त ही था कि मेरे अब्बा उम्र के इस हिस्से में शादी करना चाहते थे, और वो भी इतनी जवान लड़की से। इसलिए मैंने नैना को सारी बात बता दी, और नैना ने भी, हालत कुछ मेरे जैसी ही थी। कुछ देर तो वो बिल्कुल ही खामोश हो गई और फिर कहने लगी, पता नहीं ये तुर्की लड़कियों को क्या हो गया है, खुद से जवान है और इतनी उम्र के आदमियों से शादी करने लगी है। नैना की बात सुनकर मैं हैरत से उसे देखने लगा तो वो कहने लगी कि मेरी 3 दोस्तों ने भी इसी तरह बड़ी उम्र के मर्दों से शादी की है। वो तीनों भी तुर्की की हैं। अब पता नहीं यहाँ की लड़कियों को किस बात से इतना मजबूर कर दिया है बड़ी उम्र के मर्दों से शादी करने के लिए। मैंने नैना से पूछा कि अब इस मसले का क्या हल निकालेंगे। नैना ने मेरा हाथ पकड़ा और कहने लगी, आपके लिए ये सुनना मुश्किल जरूर है, लेकिन अगर आप अपने वालिद से वाकई फातिमा गुल को पसंद करते हैं और उसके साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं, तो अब आप उनको रोकने का कोई हक नहीं रखते। जब आपने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारनी शुरू की, तो आपके अब्बा ने आपको कभी नहीं रोका, और फिर आप कैसे इन्हें रोक सकते हैं? आप इस बात पर कोई एतराज दायर नहीं करेंगे। इनकी खुशी ही आपकी खुशी है। आपको उनकी खुशी में खुश होना चाहिए। नैना की बात ठीक थी। अब्बा ने मुझे तुर्की आने से रोका था और ना ही मेरी और नैना की शादी पर कभी एतराज किया था। तो फिर मैं कैसे उनकी खुशी पर पाबंदी लगा सकता था? लेकिन ये बात मैं जानता था कि फातिमा गुल ये शादी क्यों करना चाहती है। क्या वजह हो सकती है? क्या इस शादी के पीछे कोई खास मकसद तो नहीं? इसीलिए मैं अगले दिन जानबूझकर अब्बा को दफ्तर लेकर नहीं गया, क्योंकि मैं तन्हाई में फातिमा गुल से बात करना चाहता था। हज़े मामूल फातिमा गुल सुबह ही मेरे दफ्तर में आ गई। वो अब्बा के लिए आई थी, लेकिन जब उसे अब्बा नजर ना आए, उसके चेहरे पर मायूसी छा गई। वो उदासी से मुझे देखने लगी और मुझे वो उदासी नजर आई। मैंने कुछ घबरा गई। तब मैंने उसे अपने पास बुलाया और बिठा लिया। क्यों घबराई हो? शायद वो जान गई थी कि मैं हकीकत से वाकिफ हो गया हूँ। मैंने उससे पूछा, फातिमा गुल, तुम मेरे अब्बा से शादी करना चाहती हो? तो उसने कुछ झिझकते हुए हाँ में सर हिला दिया। मैंने गहरा सांस खारिज किया और उससे कहा कि इस शादी के पीछे क्या राज छुपा है आखिर? क्यों तुम एक 60 साल के आदमी से शादी करोगी? अगर तुम्हारा ताल्लुक किसी गरीब घराने से होता
तो मैं यही समझता कि ये सब कुछ तुम मेरी दौलत को देखकर कर रही हो, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम बहुत अच्छे घराने से ताल्लुक रखती हो और ये नौकरी तो महज तुम्हारा शौक है। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर ऐसी क्या बात है जिसने तुम्हें मेरे अब्बा से शादी को तैयार कर दिया है। हालांकि वो उम्र में तुमसे कई साल बड़े हैं। और फिर फातिमा गुल ने मुझे वो वजह बता दी जिसकी वजह से तुर्की की लड़कियां बड़ी उम्र के मर्दों से शादी करने को तरजीह देती हैं। उसकी बात ने मुझे मुतमईन कर दिया था और मैं उसकी और अब्बा की शादी के लिए राजी हो गया था। फातिमा गुल के घर वालों को भी उसकी पसंद पर कोई एतराज नहीं था। ये तुर्की था, यहाँ पर कोई किसी की पसंद नापसंद पर पाबंदी नहीं लगाता था। इसीलिए फातिमा गुल और मेरे अब्बा की शादी सादगी से तय हो गई। दोनों एक दूसरे का साथ पाकर बहुत खुश हुए थे। फातिमा गुल को जैसा आइडियल लाइफ पार्टनर चाहिए था, अब्बा की सूरत में उसे वो मिल गया था। और अब्बा पाकिस्तान से जितनी अजियत और तकलीफ उठाकर यहाँ आए थे, मैं चाहता था कि उनकी अब जिंदगी में खुशियों के रंग भर जाएं। अम्मा के इंतकाल के बाद मेरे वहां मौजूद दोनों भाइयों में झगड़ा हो गया था। घर अब्बा का था, वो लोग हिस्से की डिमांड करने लगे। मेरी शादीशुदा बहनों ने भी जोर जोर का झगड़ा शुरू कर दिया था कि इनके शौहर भी हिस्सा लेना चाहते हैं। वो रोज झगड़ने लगी। अब्बा बहुत मजबूर कर दिए गए थे। फिर मजबूरन अब्बा को घर बेचना पड़ा। अब्बा ने घर बेचकर मेरे दोनों भाइयों और तीनों बहनों को इनका हिस्सा दे दिया था। मेरा हिस्सा अब्बा ने अपने पास महफूज कर लिया था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई थी। जब लड़ाई झगड़े खत्म हुए और हिस्से बंटवारे हो गए तो एक नया झगड़ा शुरू हो गया कि अब्बा किसके साथ रहेंगे। 5-6 बच्चों के लिए अब्बा बोझ बन गए थे। कोई अब्बा को 2 दिन रखने को भी तैयार नहीं था। अब्बा को 2 दिन एक बेटे के घर रहते तो 2 दिन दूसरे बेटे के घर। इसमें भी ना इनके खाने का बेटे का ख्याल रखा जाता और ना ही जरूरतों का, क्योंकि अब अब्बा सब पर एक बोझ बन गए थे। कोई इनकी बुनियादी जरूरियात का खर्चा बर्दाश्त करने की हामी नहीं भर रहा था। इनकी जायदाद तकसीम हो चुकी थी और अब वो किसी काम के नहीं रहे थे। अम्मा के इंतकाल ने अब्बा को पहले ही तोड़ दिया था। इस पर बच्चों के इस रवैये ने अब्बा के खून के आंसू रोने पर मजबूर कर दिया था। इस उम्र में औलाद इनका सहारा बनने की बजाय इनको धुतकार रही थी। अपनी औलादों के रवैयों से परेशान होकर अब्बा ने सोचा था कि वो कुछ दिन मेरे पास तुर्की गुजारेंगे। तो जो मैं सालों से अब्बा से दूर था, इन रिश्तों की कदरों कीमत का एहसास मुझे अच्छी तरह हो चुका था। रिश्तों की मोहब्बत का एहसास मुझे अब जाकर हुआ था। अब्बा के आने पर मैंने उन्हें सीने से लगा लिया था। अब्बा यहाँ आकर बहुत खुश थे और मैं नहीं चाहता था कि वो वापस जाएं। वो वापस जाना भी नहीं चाहते थे। इसीलिए मैंने फातिमा गुल के साथ बखुशी उनका रिश्ता तय कर दिया था और इस तरह वो हमेशा यहाँ बआसानी रह सकते थे और इन्हें कभी पलटकर पाकिस्तान न जाना पड़ता। हैरत तो मुझे अपने बहन भाइयों पर थी कि अब्बा को यहाँ आए महीनों गुजर गए थे, लेकिन इनमें से किसी ने फोन करके एक दफा भी अब्बा की खैरियत नहीं पूछी थी। एक छोटी सी तकरीब करके अब्बा और फातिमा गुल की शादी कर दी गई थी। मैंने अपने घर का पूरा ऊपर वाला पोर्शन अब्बा और फातिमा गुल को दे दिया था। फातिमा गुल खुद भी अपने अमीर घराने से ताल्लुक रखती थी। इसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। उसने शादी के बाद भी नौकरी जारी रखी थी और मुझसे 1 रुपया भी नहीं लिया था। वो अपना और अब्बा का खर्चा खुद उठा रही थी और ये देखकर मैं बहुत खुश था कि अब्बा उसके साथ एक अच्छी जिंदगी गुजार रहे हैं। वो बहुत खुश भी हैं। अब्बा की शादी के 2-4 दिन बाद ही मैं और नैना डिनर पर निकले तो नैना ने मुझसे पूछा कि आखिर फातिमा गुल ने आपसे ऐसा क्या कहा था जो आप इतनी खुशी से अब्बा की शादी को करवा दी? वरना पहले तो आपको हिचकिचाहट हो रही थी। और मुझे भी कहीं ना कहीं यही डर था कि फातिमा गुल की शादी किसी खास मकसद के लिए ना कर रही हो। नैना की बात सुनकर मैंने उसे वो वजह बता दी, जिसे सुनकर वो भी हैरान हुई और उसके फैसले की तायीद की थी। फातिमा गुल का कहना था कि आजकल तुर्की के लड़के बेरारवी का शिकार हो चुके हैं। एक एक लड़के की कई कई गर्लफ्रेंड्स हैं। शराब तो अब खुलकर पी जाने लगी है। यहाँ के नौजवान लड़के शादियां भी नहीं निभा रहे हैं। कुछ ही अरसे बाद तलाक देकर दूसरी लड़की के चक्कर में पड़ जाते हैं और ये चक्कर यूं ही चलता रहता है। इसीलिए तुर्की की लड़कियां बड़ी उम्र के मर्दों से शादी करने लगी हैं, क्योंकि वो ना सिर्फ वफादार होते हैं बल्कि अपनी बीवी का ख्याल भी रखते हैं और इज्जत भी करते हैं। मेरे अब्बा से मिलकर उसे ऐसा ही लगा कि वो उसके लिए एक आइडियल सा पार्टनर साबित होंगे। उम्र का फर्क इसके लिए मायने नहीं रखता था, इसलिए उसने मेरे अब्बा को अपने लिए चुन लिया था। फातिमा गुल की बात सुनने के बाद मैंने वाकई ही अपने और इर्द गिर्द का तजिया किया तो वो बिल्कुल ठीक साबित हुई थी। यहाँ वाकई बेरारवी बहुत बढ़ गई थी। नौजवान नस्ल बुरी तरह इस बुराई का शिकार हो चुकी थी। लड़के और लड़कियों में शादी का रुझान कम हो गया था। वो बगैर शादी के ही एक दूसरे से ताल्लुक बना रहे हैं और इस सब में कोई आर महसूस नहीं करते। ऐसे में जो लड़की शादी को पूरी तरह निभाना चाहती है, वो एक अच्छी शादीशुदा जिंदगी गुजारना चाहती है, वो बड़ी उम्र के मर्द को ही शादी के तरजीह देती है। इसीलिए आजकल तुर्की लड़कियों में बड़ी उम्र के मर्दों से शादी का रुझान बहुत आम हो गया है। मेरी बात सुनकर नैना भी हाँ में सर हिलाने लगी, क्योंकि उसकी अपनी भी 3 दोस्तों की शादी बड़ी उम्र के मर्दों से ही हुई है और इन तीनों ने अपनी मर्जी से ही बड़ी उम्र के मर्दों को अपने लिए चुना था। मैं तो उसकी बात पर खुश था कि मेरे अब्बा की जिंदगी दोबारा से बेहतर हो गई थी। औलाद की तरफ से जो गम उन्हें मिला था, वो उसे भूलकर फातिमा गुल के साथ एक अच्छी जिंदगी बसर कर रहे थे। इनके सारे दुखों का मदावा हो चुका था। कुछ महीने गुजरे थे कि एक दिन अचानक ही मेरी बड़ी बहन का फोन आया। वो अब्बा से बात करना चाहती थी। अब्बा घर पर नहीं थे, इसीलिए मुझसे बात करने लगी और फिर उसने मुझे बताया कि पाकिस्तान में मेरे दोनों भाइयों की नौकरियां छूट गई हैं।
बड़ी बहन की भी बेटी का रिश्ता टूट गया है, वो नफसियाती हो गई है और छोटी बहन को ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया है। वो और उसका शौहर किराए के घरों में धक्के खा रहे हैं। सब बहुत परेशान हैं। हिस्से के जो पैसे मिले थे सब खत्म हो चुके हैं और अब सबको अब्बा की बात सता रही थी। शायद इन्हें एहसास हो गया है कि जो कुछ उन्होंने अब्बा के साथ किया था, उसके हिसाब का वक्त आ गया है और अब वो लोग पछतावे का शिकार हैं। घर बचाने की खातिर उन्होंने अब्बा की तजलील की थी और अब खुद दिन रात की जिल्लत भरी जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। मैंने अपनी बहन से कहा कि अब्बा अपनी बीवी को लेकर अस्पताल गए हैं, क्योंकि उनकी बीवी उम्मीद से है जब अब्बा लौटेंगे तो मैं बात करवा दूंगा। ये सुनकर मेरी बड़ी बहन हक्का बक्का रह गई थी और मैंने फोन काट दिया था। अब यही इन लोगों की सजा थी कि वो लोग अपने अब्बा की आवाज़ सुनने को भी तरस जाते। सारी जिंदगी पछतावे की आग में जलते रहते, क्योंकि जब अब्बा को इनकी ज़रूरत थी तो वो कहीं नहीं थे। किसी ने भी अब्बा का ख्याल नहीं रखा, अपने अपने मफाद पूरे किए और अब्बा के हाल तक की खबर ना ली थी। अब्बा आए तो मैंने सरसरी तौर पर उन्हें बहन की फ़ोन का बता दिया, लेकिन बाकी सारी तफसीलात नहीं सुनाई थी। मैं अब्बा को दोबारा परेशान नहीं करना चाहता था कि दोबारा अब उनका सुकून इस कर्ज की औलाद के बर्बाद कर दें, क्योंकि मेरे बहन भाइयों ने जो फसल बोई थी उसे काटने का वक्त था। मेरे बहन भाई मकाफाते अमल काट रहे थे और अब भी अब्बा की याद सता रही थी उन्हें, तो अपने मफाद के लिए जो कुछ उन्होंने अब्बा के साथ किया था वो हरगिज काबिल माफी नहीं था। अपनी जिंदगी में मौजूद रिश्तों की कदर करें। पैसा, घर, गाड़ी ये सब आर्जी है। दुनिया का सामान है, असल दौलत तो रिश्तों की मोहब्बत है, एक दूसरे का साथ है।